ले भाई आवाज बंद करो अपनी एक बार तो। बात और फोन दोनों चीज ना बंद कर लो थारी। फोन बंद रखा करो। ये सही है, डॉक्टर साहब वाला भी अंदर रख ले तो अपने बढ़िया है। तो दूर पढ़ रहे थे। आपने ये बताना आज पहली बार कौन कौन से आए हो। अभी आए ना बस। चलो। हाँ तो पहली बार तो आज ऐसा ना लगे कि जन्म भी अभी लिए हुए है। फालतू की बात करता रहे। देखो, दुर्ग पढ़ रहे थे। दुर्ग शुरू किए थे। एक तो मैं दोहरा देता हूँ, अपने ग्रंथ बंद रखो बस। दुर्गों की पहली जानकारी मैं आपको बताया था, किला दुर्ग और गढ़ में कोई अंतर ऐसा विशेष है नहीं भाई। ये को सुविधाओं का अंतर है, सबसे ज्यादा सुविधाएं हैं तो वो आपके गढ़ कहलाता है, थोड़ी कम सुविधाएं हैं तो दुर्ग कहलाता है, और सबसे कम सुविधाएं हैं वो किला कहलाता है। ये दुर्गों का जो हमें सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो मनु स्मृति में, जो मनु के द्वारा रचित है, अयोध्या के पहले शासक थे, कानूनों की पहली पुस्तक जो मनु स्मृति है उसके अंदर हमें उल्लेख मिलता है पहली बार दुर्गों का। और मनु के द्वारा जो दुर्गों की संख्या यानी कि श्रेणी जो बताई गई थी, प्रकार जो बताए गए थे, संख्या नहीं थी, प्रकार या श्रेणी जो थी वो 6 हुआ करती थी। और मनु कहते हैं कि मेरी नजर में ना जलदुर्ग सबसे बेस्ट है आपके। दूसरा आता है कौटिल्य ने कि चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और अर्थशास्त्र में वो दुर्गों की जो 4 प्रकार बता के जाते हैं, और वो कहते हैं कि मेरी जो नजर में सबसे बेस्ट दुर्ग है वो गिरि दुर्ग है। 9 श्रेणियां बताते हैं आचार्य शुक्र, शुक्र नीति में। जो 9 श्रेणियां बताई थी उसमें एक एरण दुर्ग हुआ करता था। एरण वो दुर्ग होते हैं जो आपके जिनके रास्ते कंटीले और पथरीले होते हैं। रणथंभौर का किला एरण दुर्ग का राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वन दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरे हुए हों, वनों में स्थित दुर्ग वन दुर्ग होते हैं। रणथंभौर का किला, सिवाना का किला कह दो एग्जाम्पल। एक जल दुर्ग या उदक दुर्ग आते हैं आपके। जल या उदक दुर्ग वो दुर्ग जो 2 या 3 ओर से जल से घिरे हुए हों, वो जल या उदक दुर्ग कहलाते हैं। और राजस्थान में 3 जल दुर्ग के एग्जाम्पल हैं। एक गागरोन का दुर्ग है जो सर्वश्रेष्ठ है आपके, और दूसरा आता है वो भैंसरोडगढ़ का, तीसरा शेरगढ़ का। एक आता है ना गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हो, राजस्थान के लगभग दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। एक श्रेणी आती है धानवन, मरुस्थलीय दुर्गों को धानवन दुर्ग कहते हैं। और धानवन दुर्ग में सोनारगढ़, जैसलमेर, जूनागढ़, बटनेर और नागौर 4 दुर्ग है। को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो सोनारगढ़ का किला और जूनागढ़ का किला इसका एग्जाम्पल। एक अपने से पूछे भाई, अगला जो दुर्ग आता है पारिक दुर्ग और पारिद। एक पारिक होता है, एक पारिद होता है। पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, और पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर परिधि हो। पारिक दुर्ग है उसका श्रेष्ठ उदाहरण 2 किले कह दो आपके, एक तो भरतपुर का लोहागढ़ और दूसरा डीग का किला। और पारित दुर्ग के श्रेष्ठ उदाहरण है कुंभलगढ़ का किला है, चित्तौड़ का किला है आपके। इसके बाद में ना सैन्य और सहाय दुर्ग आते हैं। सैन्य दुर्ग जिसमें सैनिक सहायता के लिए रहते हो, सभी दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। और सहाय दुर्ग जिसमें दीन बंधु सहायता के लिए रहते हो, राजस्थान में कोई एग्जाम्पल नहीं इसका, यानी कि 9 श्रेणियां पाई जाती हैं आपके। दुर्गों के पढ़ रहे थे कि भाई दुर्ग हैं हमारे यहाँ 6 दुर्ग हैं, वही पहाड़ी मतलब गिरी दुर्ग, जिनको 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसमें आमेर का किला है, रणथंभौर का किला है, गागरोन का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला है, और सोनारगढ़ जैसलमेर वाला। ये 6 किले हैं जिनको 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया था। सबसे ज्यादा दुर्ग जो पाए जाते हैं जयपुर, राजस्थान के जयपुर में। लेकिन राजस्थान का दुर्गों की दृष्टि से ना तीसरा स्थान, ऐसे प्रश्न का भी छोटे मोटे पूछे भी नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पढ़ने को अपन पढ़ लेते हैं भाई पहला स्थान किसका है, तीसरा दूसरा किसका है। तो राजस्थान का तीसरा है, पहला स्थान वो आपके महाराष्ट्र का, दूसरा एमपी का। राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है भटनेर का किला। भटनेर का जो दुर्ग है वो प्राचीनतम दुर्ग है, नवीनतम मोहनगढ़ है। अगर वो नहीं मिले तो लोहागढ़ है भरतपुर वाला। एक पूछे कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसपे सबसे ज्यादा बाह्य आक्रमण मतलब विदेशी आक्रमण हुए, भटनेर का किला है। और आंतरिक आक्रमण हुए वो, तो इन चीजों पर तो बात यहाँ तक कर ली थी। एक दुर्ग भी छोटा सा पड़ा था, जल दुर्ग का उदाहरण भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ का जो किला है वो चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। भैंसासुर और रोडा या कोई व्यापारी थे, उन व्यापारियों के द्वारा वो बनवाया गया था। और दोनों के नदियों के संगम स्थल पर है आपके चंबल और बामनी के। और कहते हैं कि ये दोनों के दोनों व्यापारी थे, भैंसा और रोडा। इन्होंने बनवाया था। कर्नल टोड जो राजस्थान इतिहास के जनक आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई मेरे को तो कोई गिफ्ट देता तो मैं भैंसरोडगढ़ को लेता, लेकिन दिया ही नहीं ना उसको किसी ने। बात तो ये है, अपने को ध्यान रखना है। एक भैंसरोडगढ़ का किला है, एक वो जलदुर्ग का एग्जाम्पल राजस्थान में दूसरा। और किस किस नदी के संगम पर है, तो चंबल और बामनी। राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहते हैं एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था, भैंसा और रोडा नामक व्यापारी ने करवाया था।
और कर्नल टोड का बेस्ट किला भी इसको कह सकते हैं, बेस्ट जागीर कह सकते हैं उसकी नज़र में। अभी चित्तौड़ पढ़ ही रहे थे, शुरू ही किया था चित्तौड़, है भाई, चित्तौड़ का किला शुरू ही किया था ना, तो चित्तौड़ तो दोबारा पढ़ लो, कोई दिक्कत कौन। इधर ही स्थित है कहीं चित्तौड़। आपको बताया था कि नदी पूछे ना, दो नदी आती है, एक तो आपके गंभीरी और एक आती है बेडच। बेडच नदी को यार्ड कहते हैं, गंभीर मत कर देना रे भैया, गंभीर ध्यान रखना। गंभीरी है ना इधर, ये भरतपुर के आसपास बहती है, करौली भरतपुर में आपके, ठीक है। गंभीर नदी है, गंभीर और बेडच नदी के संगम पर बना हुआ है। वैसे जनरल अगर बात करें ना, तो ये जो बेडच नदी है इसी को आयड के नाम से जानते हैं। जैसे एक झील पड़ती है उदय सागर झील उदयपुर के अंदर, उस उदय सागर झील में ना, उदय सागर झील का निर्माण करवाया था उदय सिंह ने 1559 के अंदर, और इसी बेडच नदी के पानी को रोक कर करवाया था। इसका उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से। अभी जो गोगुंदा की पहाड़ियों से कह दो, या फिर इसके उद्गम स्थल से लेकर और जो उदय सागर झील है ना, इस उदय सागर झील तक इस नदी को आयड के नाम से जानते हैं। इसी के किनारे ना आहड़ की सभ्यता विकसित हुई थी, इतिहास हम पढ़ेंगे अपन इन चीजों को। तो ये आयड या बेडच एक ही बात है आपके, ये बेडच और गंभीर नदी के संगम पर बना हुआ चित्तौड़ का किला। अभी ना किले जो बड़े पड़ेंगे उनमें दो तीन चीजें फिक्स रहेंगी कि भाई किले की आकृति कैसी है। पहली बात तो ना आकृति पे जाना ही नहीं, निर्माण किसने करवाया। दूसरा पढ़ेंगे ना कि आकृति कैसी है इसकी, और एक इसके उपनाम, उपनाम से भी पहले पहाड़ी, पठार, और एक इसके किस किस उपनाम से इसे जाना जाता है। ये तीन चार चीजें तो फिक्स बेसिक चीजों में आती हैं इसकी। और नदी कौन सी है आपके, ये भी पूछ लेते, नदी मैंने यहाँ लिखी थी, बेडच और गंभीरी दो नदियां हैं। बेडच और गंभीर नदी के संगम पर, गंभीरी नहीं कहोगे, गंभीरी कहना है, बेडच और गंभीर के संगम पर बना हुआ है। बेडच नदी का उद्गम मैंने बताया गोगुंदा से, और गंभीर नदी है इसका उद्गम होता है जावरा की पहाड़ियां को एमपी से, निम्बाइडा में संगम करती है। निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, एक मौर्य वंश का शासक था चित्रांगद मौर्य। इस चित्रांगद मौर्य ने श्यामल दास और नैणसी के अनुसार निर्माण करवाया। लेकिन पूछे कि कुमारपाल प्रबंध एक ग्रंथ आता है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांग मौर्य ने, ज्यादा अंतर है नहीं ना, दय वाला अंतर हटता है बस, चित्रांग मौर्य हुआ था, इसने निर्माण करवाया। और पूछे कि निर्माण कब हुआ था, 7वीं सदी में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 7वीं सदी में निर्माण हुआ था। मौर्य शासक थे। आकृति जो हुआ करती है इसकी मछली के समान, और मछली में बड़ी वाली रहे वो वेल है, हाँ उसी को ध्यान रखना। इधर से आप पहाड़ी कौन सी है, तो चित्रकूट की। इधर से पठार पूछे तो मेसा का, मेसा का पठार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 620 मीटर। उपनाम इसके अभी बता देंगे तसल्ली से आपको, उपनाम तो याद भी करवा देंगे। एक क्वेश्चन है इसके प्रवेश द्वार, कि भाई इसमें प्रवेश द्वार कितने, 7 प्रवेश द्वार पूछ लियो तो 7 प्रवेश द्वार है, 7 तो भी हो भी जाएंगे याद, कोई बात नहीं, जो आ जाए उनको भी दोबारा हो जाए। तुम तो इतना सा बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई चित्तौड़ का किला है जिसका निर्माण 7वीं सदी में हुआ था, और 7वीं सदी में जो निर्माण करवाया गया था ये चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, एक मौर्य वंश का शासक था यहाँ। और शासन ही मौर्य वंश का था, क्योंकि जब हम मेवाड़ में गुहिल वंश पढ़ते हैं तो गुहिल वंश का एक शासक आता है बप्पा रावल कालभोज या कालशोक, उस कालभोज या कालशोक में पढ़ते हैं, उसे वास्तविक संस्थापक मानते हैं गुहिल वंश का। कि गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कालभोज या कालशोक ने 734 ईस्वी में एक मौर्य शासक थे मान, जिसको मान मौर्य के नाम से जानते हैं। और ये वही मान मौर्य है ना जिसका एक शिलालेख कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड लेकर गया था, लेकिन कहते हैं कोई रास्ते में कोई व्यवस्थाएं खराब हुई ना कि समुद्र में फेंक के चला गया। तो ये मान मौर्य शिलालेख उसी मौर्य शासक मान का या मान मौर्य का हुआ करता था, जिसे 734 ईस्वी में हराकर और बप्पा रावल ने यहाँ गुहिल वंश की नींव रखी थी आपके। वैसे तो संस्थापक गुहिल वंश के गुहादित्य हुआ करते थे, जिसे गुहिलादित्य भी कहते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल जिसने मौर्य शासक से ये दुर्ग छीन लिया था, यानी कि मान से ये दुर्ग छीना था। तो मौर्य शासक थे, उन मौर्य शासकों के द्वारा बनवाया गया। और मौर्य शासकों में भी दो व्यक्तियों के नाम आते हैं, दो शासक, एक तो आता है चित्रांगद मौर्य और एक आता है चित्रांग मौर्य। तो चित्रांगद मौर्य के चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया था, वो तो आपके श्यामल दास नैणसी के अनुसार, या फिर ये भी कह सकते हो कि सर्वमान्य है, सभी इस बात को मानते हैं। लेकिन स्पेशली पूछे ना कि कुमारपाल प्रबंध के अनुसार निर्माण किसने करवाया, तो चित्रांगद मौर्य, सॉरी चित्रांग मौर्य। और जब पूछे ना अपने से एक बे कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है,
तो चित्रकूट की पहाड़ी पर। कौन से पठार पर बना हुआ है? हैं? मेसा के पठार पर। और मेसा के पठार की ऊंचाई कितनी? कितनी? 620 मीटर। और भाई देखो सुनो, तुम पुजारी तो बनो मत, बोलता सब रहो। जो भी आया है ना उन सब कहूँ कि भाई बोलते रहो, बोल बस याद होंगे ना चीज। ठीक है, बोलते रहोगे तो ही पार पड़ेगी। एक तो ध्यान रखो भाई, आकृति कैसी है इसकी, तो बेल मछली के जैसी। किस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? किस पर? चित्रकूट की पहाड़ी पर। किस पठार पर है? निर्माण कब हुआ था? 7वीं सदी में। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने करवाया। लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अनुसार अभी ना इसके 7 प्रवेश द्वार हैं। वैसे प्रवेश द्वारों के बारे में पहले भी बताया था कि इसका जो मार्ग है, ये मार्ग है ना सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार जो मार्ग है, इसका निर्माण पूछे कि किसके द्वारा करवाया गया था, तो कुंभा के द्वारा। महाराणा कुंभा हुए थे जिन्होंने सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण करवाया। पूछा भी जाए कि कौन सा दुर्ग है जिसका मार्ग सर्पिलाकार है, तो वो आपके चित्तौड़ है। लेकिन इसका निर्माण जो करवाया था वो कुंभा ने। जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई निर्माण करता है चित्रांगद मौर्य, लेकिन हमसे पूछे जीर्णोद्धार करता या पुनर्निर्माण करता, पहली बार जिसने पुनर्निर्माण करवाया। बाकी तो छोटे मोटे कार्य बहुत शासकों ने करवाए यहाँ, इसलिए इसके पुनर्निर्माण करता पूछता नहीं है। और ये भी नहीं पूछेगा जीर्णोद्धार करता, पर नॉर्मल ध्यान रखना कि इसके जीर्णोद्धार करता ना वो महाराणा कुंभा, जिन्होंने यहाँ सर्पिलाकार एक मार्ग का निर्माण करवाया था आपके इसी दुर्ग के अंदर। इसका मार्ग सर्पिलाकार है। और द्वार तो इसके 7 मुख्य हैं, बाकी 2 छोटे मोटे, कोई एक प्राचीन द्वार है इसके अंदर सूरज पोल, छोटे मोटे द्वार अलग मिल जाते हैं। बाकी 7 प्रमुख द्वार ध्यान रखने, जिनमें मैंने आपको बताया था कि पांडवों का नाम तो सबने सुन ही लिया कल, नहीं क्या? पांडव थे, वो पूजा करते थे। पूजा तो आप भी करते हो, पुजारी तो हो ही। हाँ, भोपा पुजारी को ही कहते हैं। तो वो देखो पूजा करते थे, मैंने बताया था पांडव पूजा करते, एक तो भैरव की करते थे, गणेश की करते थे और हनुमान की करते थे। पांडव किस किस की पूजा करें? भैरव, गणेश और हनुमान की। इनकी पूजा करने के अलावा वो 2 जोड़ले भाइयों की पूजा करते। जोड़ले भाई लक्ष्मण और राम। पहला तो पांडव पूजा करते थे, एक तो किसकी? भैरव की। क्रम से ध्यान रखना, इसीलिए तो करवा रहा हूँ, डायरेक्ट वैसे करवा देते। क्रम ध्यान रखना है अपने को कि भाई पहला तो पांडव पूजा करते थे, किसकी करते? तो भैरव की। उसके बाद गणेश की। हनुमान के बाद 2 जोड़ले भाई थे, लक्ष्मण और राम, इनकी पूजा करते थे। तो सबसे पहले ना इसके 7 प्रवेश द्वार ध्यान रखो। पहला प्रवेश द्वार पूछे पांडन पोल, दूसरा पूछे तो भैरव पोल, और तीसरा गणेश पोल, चौथा है इसका हनुमान पोल। 2 जोड़ले भाई थे तो जोड़ला पोल, एक का नाम लक्ष्मण, त्याग वाले को पहले ध्यान रखना, लक्ष्मण पोल और राम पोल। अंतिम द्वार है इसका राम पोल। प्रथम प्रवेश द्वार है वो पांडन पोल और अंतिम प्रवेश द्वार है वो राम पोल है। तो यहां तक की चीजें ना अपन ने शायद कल पढ़ी थी, ये तो रिपीट हुई है बस आपकी। यहाँ से आगे की चीजें ना शुरुआत करेंगे आज से। यहाँ तक बताओ, तुम थोड़े से आज नए आए, वो थोड़ा सा देखना कि यहाँ तक की चीजें इनको मैं कल बता दी थी, यहाँ तक पढ़ लिया था। एक तो ये जो दुर्ग है इसमें 2-3 चीजें और आती है कि भाई कौन कौन से तो मंदिर बने हुए हैं। दुर्गों में 2-3 चीजें फिक्स है, मंदिर, और मंदिर के साथ साथ जलाशय, और कोई दरगाह, छतरी बनी हुई है तो उनके बारे में भी, भाई छतरी कौन कौन सी बनी हुई, दरगाह कौन कौन सी बनी हुई है, ये चीजें पता होनी चाहिए। तो दुर्ग में पता तो सारी चीजें लग जाएंगी ना आपको। दुर्ग कंप्लीट होगा तो ये अपनी जिम्मेदारी है कि आपको कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो आपको पता नहीं होगी। क्या हो गया यार भैया? तुम तो एक तो इतिहासकार मत बना करो। मैं बता, मेरी क्लास में पढ़ना होता है कि सब कुछ तुम लोगों को शांति से रहा करो। वो बेचारे शांत बैठे, वास्तव में ना ये लोगों को वैसे ही कहते हैं, असली घटनाओं को अंजाम तो यहाँ से दिया जाता है। हाँ, तो तुम शांत रहा करो थोड़े से। एक तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ, किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। कब करवाया था? कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। कौन सी पहाड़ी पर है? कौन सी?
कुछ लोग मेसा को पठार बता रहे थे। फिर अपने हिसाब से चेंज करोगे क्या आप लोग? अरे पहाड़ी पूछे ना तो चित्रकूट की पहाड़ी, और पठार पूछे तो मेसा के पठार पर। कितनी ऊंचाई है इसकी? कितने प्रवेश द्वार है? पहला कौन सा है? दूसरा? तीसरा? चौथा? पांचवा? छठा? सातवां? और मैंने बताया ना, याद करने का ये तरीका अच्छा है कि भाई पांडव थे, पूजा करते भैरव की, हनुमान, उसके बाद गणेश की, हनुमान की, और जोड़ ले भाई लक्ष्मण और राम की। तो ये इसकी पोल है आपके। एक इसमें ना छोटा दरवाजा, कोई लाखोटा बारी, लाखोटा की बारी भी स्थित है यहाँ। लाखोटा बारी के बारे में ये कहते हैं ना कि ये कोई छोटा दरवाजा है, या फिर अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि ये कोई खिड़की है। अपने से ऐसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि भाई बताओ खिड़की है कि दरवाजा है, वो पूछेगा ना कि लाखोटा की बारी किस दुर्ग में स्थित है। तो चित्तौड़ के किले में। कहते हैं कोई लघु द्वार है, यानी कि कोई छोटी खिड़की है, खिड़की का नाम है ये आपके। तो लघु द्वार के दो, खिड़की के दो। बात है कि बनवीर के द्वारा बनवाया गया था इसको। लाखोटा बारी है, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। उस समय कोई कहते हैं लाख रुपए खर्च हो गए थे, तो इसके कारण इसको लाखोटा बारी कह देते हैं। ये तो इसके द्वार हो गए आपके, एक छोटे द्वार हो गया लाखोटा की बारी। ये दुर्ग है ना, इसमें बहुत सारी चीजें फेमस है। फेमस चीजों में एक फेमस आपने सुना होगा मीरा है। यहाँ एक फेमस मीरा के गुरु थे रैदास। रैदास है ना, इसी को कहते हैं रायदास, इसी को कहते हैं ना रविदास। इसी के नाम मिलते हैं। कई लोग ना यहाँ पढ़ के जाए रैदास और वहां आ जाए रायदास, फिर आ जाते हैं नादो के रो मास्टर ने रायदास नहीं पढ़ा है, रायदास पूछ लिया। एक चीज ध्यान रखना है कि रायदास, रविदास या फिर आपके रैदास एक ही बात है। मीरा के गुरु थे। मीरा का मूल नाम हुआ कर, मीरा के बारे में संतों में पढ़ेंगे वैसे अपन। इनका जन्म हुआ था कुड़की गांव पाली में, 1498 में जन्म बताते हैं, कुड़की गांव पाली। और रहने वाली थी मेड़ता नागौर की। और विवाह हुआ था वो राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। गुरु बनाया ना, ये तो थी सगुण संत। सगुण और निर्गुण संत अपन पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं, एक तो जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखे, और एक जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखे। इसका जो गुरु था ना ये रैदास, ये निर्गुण संत था, जबकि ये सगुण भक्ति धारा में आती थी। यानी कि ये मूर्ति पूजा करती थी, रैदास मूर्ति पूजा का विरोध करता था। ये ज्यादा चीजें वहां पढ़ेंगे, अपने को मतलब नहीं, अभी दुर्ग ही पढ़ रहे हैं। तो ये ना एक बार कहते हैं कोई चित्तौड़ के किले में ना एक दो स्तंभ बने हुए हैं। एक का नाम तो विजय स्तंभ, और एक है ना जैन कीर्ति स्तंभ। इन दोनों को देखने के लिए ना चित्तौड़ जाना था रैदास जी को। रैदास वैसे बहुत फेमस संत रहे हैं। आपको एक बात बताता हूँ, लोग कहते हैं ना इनके यहाँ से एक कहानी, वो कहावत बहुत प्रचलित है। हाँ बिल्कुल, कि मन चंगा तो वो खटोटी में गंगा। इनके बारे में कहते हैं कि एक बार कहीं ये गंगा नदी के आसपास ना वो जूती गांठने के, जूती चप्पल जो गांठने का काम किया जाता है ना, वो करते थे। और किसी महिला के कहते हैं कोई एक बार गंगा स्नान के लिए गई थी, तो उसको जेवर वहां गंगा में बह गए। महिलाओं की तो स्थिति जानते हो भाई, बुरा मत मानना। देखो मैं जो कहता हूँ वो सही कहता हूँ। थोड़ी सी ज्यादा भयानक स्थिति होती है। जेवर खो जाना तो बड़ी बात है ना, आज के देखो वो जो दिखते सोने चांदी जैसे हैं, और आते नकली वो खो जाए तो बबंडर हो जाते हैं। गलत है क्या? तो उस समय तो वो कहते कोई सोने के जेवर चले गए उसके, तो वो इधर उधर कहती हुई घूम रही थी। इसकी उसमें पहुंचे ना जहाँ ये काम करता था, और ये काम नहीं करने दे इसको, और बार बार कह रहे मर गए हम तो, हमारे पूरे के पूरे जेवर चले गए। ये कह रहे बैठो थोड़ी तसल्ली रखो। वो बार बार इसको परेशान कर रही थी। तो ये कहते हैं कि वो जो कहते हैं ना पानी जिसमें रखते हैं उसको खटोटी कहते हैं। हाँ, वो बताते हैं उस महिला से कह रहे तो 2 घड़ी तसल्ली तो रखो, वो तसल्ली रखे नहीं। ये कि महिलाओं को सब्र नहीं होता बिल्कुल। हाँ, ये फिक्स है। उसने कहा रहे इसके सब्र नहीं है, वो खटोटी में हाथ दिया ना, वो जेवर निकाल के दे दिए। तब से एक कहावत प्रचलित है कि वो मन चंगा तो खटोटी में गंगा। तो इतने फेमस इनके बारे में बताया जाता है। गुरु थे ये मीरा के। एक बार मीरा से कही ना, मीरा के एक भाई इससे पूछा कि भाई गुरु जी जा कहाँ रहे हो? तो मीरा से कहा इसने मैं जा रहा हूँ चित्तौड़, और चित्तौड़ में देख के आना एक तो विजय स्तंभ और एक जैन कीर्ति स्तंभ। मैं आपको देखो 2 चीजें बता देता हूँ। एक तो है ना विजय स्तंभ है, इसी को कीर्ति स्तंभ कहते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। हाँ, हो सकता है कि आपको जैन कीर्ति स्तंभ की जगह कीर्ति स्तंभ लिखा हुआ आ जाए, लेकिन ना जब आप से बात करें ना तो विजय स्तंभ को जैन कीर्ति वो कीर्ति स्तंभ कहते हैं, और इसे जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। ये आपके 9 मंजिला है ना, कि ये 7 मंजिला है। दोनों अलग अलग है, इमारत 2 है। विजय स्तंभ को ही जैन वो आपके कीर्ति स्तंभ कहते हैं, क्योंकि विजय स्तंभ की 9वीं जो मंजिल है ना उसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है।
9 मंजिला है, सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है उसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण है, जिसके रचयिता कवि अत्रि थे। उसका पुत्र था कोई कवि महेश, जिसने उस कीर्ति स्तंभ ये को प्रशस्ति को पूर्ण किया था आपके। इस कारण से इस विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहते हैं, जबकि जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। इनको देखने के लिए ना रैदास और मीरा दोनों जा रहे थे। अभी मीरा भी जा रही थी और रैदास तो जा ही रहा था। मीरा ने कहा कि मेरे को भी चलना है। वैसे आपको एक छोटी सी और बात बताता हूँ, मीरा है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति, लेकिन ये अपने आप को ना काल का अवतार मानती थी। किस करे? लेकिन ना ये भाई साहब इसकी तुलना करते थे। क्या करते थे रे? तुलना करते। किससे? तुम थोड़े से हैंड राइटिंग मैनेज करके रखना बस। किससे तुलना करते थे? भवानी से। तो ये दो चीज दिमाग में पटक के रखो कि ये कमजोर प्राणी तो नहीं थे दोनों ही। वो उधर से अपने आप को मीरा काल का मानती थी, ये इसकी तुलना किससे करता था? भवानी से करता। अभी ना मीरा ने कहा रे गुरु मेरे को भी चलना है, और कहा? चित्तौड़ में। पहले के गुरु जी अच्छे हुआ करते थे बस, ठीक है ना। ये चित्तौड़ जाने की बात आई ना, तो महिलाओं का आज भी देखना ना पहले। और मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं अक्सर बताता हूँ हर क्लास में कि भाई इतिहास तो दोहराता ही है। आज तुम महिलाओं को देखो ना कि मंदिर जाते हैं तो ऐसे जाते जाने ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। एक से ये चीज समझ भाई, बुरा नहीं मानना ना किसी चीज का, मेरी बात बुरी लगे तो वापस कर देना अपनी बात पर, आंदोलन नहीं करना। जो बात सही है उस पर बात कर रहे हैं बस। इसकी भी यही कंडीशन थी, जाना तो चित्तौड़ के दुर्ग में था और देखना विजय स्तंभ था, लेकिन उससे पहले ना श्रृंगार करे। ये बार बार श्रृंगार कर रही थी, तो श्रृंगार को व्यवस्थाएं बैठ नहीं रही कि भाई चले कैसे। लगते ना महिलाओं को 2-3 घंटे तो वैसे भी लग जाते हैं, आम बात है। आजकल के तो भाई साहब ऐसे हैं कि फोन बात करते हैं यार, बिल्कुल मतलब नजदीक बैठ के हैं। दिक्कत है आज कोई? ठीक ठीक ठीक, चलो। अभी तो दो चीज दिमाग में पटक के रखेंगे। मेरा अपने आप को क्या मानती थी? है भाई काल का, लेकिन रैदास तुलना किससे करता? और मेरा और रैदास कहाँ जा रहे हैं? चित्तौड़ जा रहे हैं। क्या देखने? अब मेरा ना श्रृंगार में लगी हुई है। मेरा क्या कर रही थी? श्रृंगार कर रही थी। ये ध्यान रखना। श्रृंगार किया नहीं, से बार बार श्रृंगार कर रही थी, कोई बातें बैठी नहीं। तो एक कहते हैं यहाँ कोई बामासा था, उस बामासा ने ना इसको एक 9 लखा हार दिया था। क्या दिया रे? तो उससे फिर ना तैयार होके ये बाहर आई थी। बामासा था जिसने क्या दिया? 9 लखा हार। लेकिन ना ये सभी कार्य, ये सभी घटनाएं ना कहाँ पर, ऐसा थोड़ी है कि श्रृंगार करे तो चौड़ा में बैठ के कर लिया श्रृंगार। समझ रहे हो भाई? कोई ना कोई आज जैसे ब्यूटी पार्लर ऐसे पहले तो कुछ ना कुछ होगा ही ना ऐसा। तो ये कहते हैं कि कोई यहाँ आला काबरा की हवेली थी, आला काबरा था, इस आला काबरा की हवेली में श्रृंगार कर रही थी। तो इसको भी ध्यान रखना है कि श्रृंगार कहाँ पर किया था? आला काबरा की हवेली में। किसने किया? जो अपने आप को क्या मानती थी? आप अपने आप को इतिहासकार मत मानो, आपको कॉपी बंद करके रखो भाई। अरे भाई कॉपी बंद करके रखो, मैं तो ऐसे क्यों? अरे कल उस छोरे से कह दिया एक से, तो वो ऐसे देखे ना कि अच्छा मेरे से कह रहा है, बात करता हूँ रुक। तो तुमको ना, आपको बताऊं, मेरी कोई बात करना बुरा मानने की जरूरत नहीं। बताएं तो किताब बंद कर लो, कॉपी बंद कर लो, जरूरत पड़ेगी तो बता देंगे कि भाई अभी खोल लेना। आज तो आया ही नहीं ना शायद, मेरे ख्याल से। मैं कह रहा था कि ज्यादा लोड पड़ा ना, कल आएगा ही नहीं। है ये कोई परेशानी का विषय हो गया होगा? ये बात ऐसी है कि उसको लोड तो ज्यादा दिया नहीं था। भाई पढ़ेगा नहीं तो और होगा क्या? यहाँ पढ़ने आते हो पढ़ो बस। क्या हो गया? पीछे है क्या? ठीक ठीक, आया तो है, दिख नहीं रहा था बस। तो मैंने सोचा रे यार ज्यादा दबाव मान गया कि कई लोग बंद हो जाते हैं दबाव में, तो आया नहीं हो, आज 1-2 दिन लग जाते फिर चालू होने में। एक तो आपको ध्यान रखना, मीरा है किसका अवतार मानती थी? काल का। लेकिन रैदास किससे तुलना करता? क्या देखने के लिए जा रहे हैं? उससे पहले ना श्रृंगार कर रही थी कहां पर? अरे बोलो भोपाओ का थम। आला काबरा की हवेली में श्रृंगार किया ना, उस समय बात बैठ नहीं रही, तो भामाशाह ने क्या दिया था? किसने दिया था? भामाशाह ने दिया था। किसको दिया था? मीरा को। किसकी हवेली में?
आला काबरा के बाद जैसे तैयार होके आई ना, बाहर आई तो भाई देखो श्रृंगार होने के बाद सब कुछ चेंज ही हो जाता है ना। रैदास देखता है कि ये तो मीरा पूरी चेंज हो गई ना, देख कर कहता है अद्भुत। क्या कहता है रे? अद्भुत। कौन कहता है? रैदास। अब रैदास करे इसको मना। रैदास ने कहा था अद्भुत। क्या कहा था? रैदास करे रे मना कि अभी चलने की कोई बात है ही नहीं। क्योंकि देखो आज भी ऐसा होता है, ये तो इसका गुरु था। मतलब ऐसे नहीं कि अपन इसको गलत तरीके से बता रहे हैं, लेकिन आज वाले गलत तरीके से लेते हैं। किसी को लगे कि दो तीन चीजें फिक्स होती हैं। देखो जैसे महिलाओं को लेकर ना, महिलाओं की तो स्थिति थोड़ी ज्यादा ही भयानक है। अभी पुरुषों की भी कई जगह बहुत भयानक स्थितियां हैं। कुछ लोग तो ऐसे ना, जिनकी विवाह जिनका सुंदर महिलाओं के साथ नहीं हो, तो वो वैसे दुखी रहते हैं कि रे यार अपनी व्यवस्थाएं ठीक बैठी नहीं। समझ रहे हो? और जिसका विवाह ना सुंदर महिला के साथ हो, ये महिलाओं पर भी लागू होता है, लेकिन महिलाओं का क्या होता है कि मतलब तुरंत प्रभाव से काम दूसरा शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? हाँ, वहां लागू होते हैं सारी चीजें आज के दिन। अभी ये कहना जैसे सुंदर किसी महिला के, एक वो पुरुष है, वो सुंदर महिला के साथ विवाह हो जाए तो वो वैसे टेंशन में कि काम धंधा नहीं कर सकता, 24 घंटे पहरेदारी में बैठा रहता है कि पता लगे रहा काल ही व्यवस्था बिगड़ जाए। समझ रहे हो? वैसे ना थोड़ा टेंशन में रहता है, लेकिन टेंशन में तो ये भी था, ये गुरु था। पर ये कह रहे अभी तेरे को चलना नहीं, क्यों भाई आवश्यकता से ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उसने पूछा क्यों नहीं जाना? क्योंकि चित्तौड़ के किले मैंने बोला अपन दो ही नहीं चल रहे, वहां बहुत भयानक आदमी है। मीरा के ससुराल व्यवस्था तो ससुराल में खराब होती है हैं? और बात करता है फालतू की यार। तो मैंने कहा तुम लोग बीच में मत बोला करो ना। समझ आई बात? बीच में कम बोलो। एक तो ना ये कह रहे चलना नहीं, इसने पूछा वहां कौन है, तो इसने कहा एक वहां नो गंजा पीर है। कौन है? इसके डर से वहां नहीं जाने दे रहा था। किसके डर से रे? नो गंजा पीर। फिर भी भाई मीरा है ना, मानी नहीं ना। वो भाई एक तरह से गुरु था तो उसके लिए बच्चे के जैसे थी ये। तो इसने कहा रे मानना ही नहीं है तो फिर क्या करें। अपन भी आज भी देख लो ना, लोग नहीं कहते हैं क्या, कोई बार बार जिद करे ठीक है भाई चल फिर। क्या कहते हैं? चल फिर। ये कहेंगे ना भाई नौ गंजा पी रहे, इसने कहा देख वो वहाँ हालत खराब कर सकता है तो वहाँ चलना ही नहीं है। और चलना है तो वो मान ही नहीं ना। तो मान ही नहीं, इसने कहा ठीक है रे भाई बोलो चल फिर। क्या कहा? चल फिर। यहाँ तक बताओ तुम लोगों को कोई समस्या है क्या? देखो मैंने आपको दो तीन चीजें बताई फिक्स। एक तो बताया ना कि मीरा यानी कि रैदास जा रहा था चित्तौड़, मीरा ने कहा कि मेरे को भी चलना है, क्या देखने के लिए? तुमको एक बात बताऊं, तुम कहानियों में ज्यादा कम ध्यान दिया करो, याद करने में ज्यादा ध्यान दिया करो। ये तुम्हारा सही बता रहा हूँ। ये कह सकते पढ़ते तो आप ना, ये कहानियां तुम्हारे लिए दुर्दशा हो सकती हैं कि तुम कहानियों को तो याद कर लेते हो ना, कि प्रश्न याद करने का काम नहीं है। उधर से रैदास कहे भाई चलना है तो विजय स्तंभ देखेंगे, कीर्ति स्तंभ देखेंगे, जैन कीर्ति स्तंभ। उससे पहले मीरा तैयार होने के लिए जाती है, मतलब श्रृंगार करने के लिए। और श्रृंगार कहाँ करती है? तुम ना इस आला काबरा की हवेली को भूल जाओगे। ज्यादा ध्यान इस पे देना कि आला काबरा की हवेली में क्या कर रही थी? श्रृंगार करी। तो भामाशा ने क्या दिया? 9 लाख का हार। और इसने श्रृंगार एक दो बार नहीं ना 27 बार किया। 7 और 20 बार श्रृंगार किया था। कितने बार किया था? 7 और 20 बार। उसके बाद ना बाहर आती है श्रृंगार करके और देखते रैदास कहता है रे अद्भुत। क्या कहता है? अद्भुत। और उसके बाद कहता है कि अभी अपने को चित्तौड़ नहीं चलना, क्योंकि वहां पर कौन है? नौगंजा पीर। फिर भी नहीं माने ना, इसने कहा ठीक है भाई चल फिर। क्या कहा था? चल फिर। तो ये ना वो इमारत है जो चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। देखो एक तो मीरा मंदिर स्थित है चित्तौड़ के किले में, जिसे कुंभ श्याम मंदिर भी कह देते हैं। कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर कोई कहते हैं, हो सकता है कोई दूसरा हो, लेकिन जो ऑथेंटिक किताबें लिखती हैं, एक बार प्रश्न भी पूछा था, मीरा मंदिर यानी कुंभ श्याम मंदिर पूछा था, कुंभ श्याम मंदिर जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। ये लैंग्वेज थी प्रश्न की। उसके पास किसकी छतरी स्थित है? तो इसके गुरु ने ये रैदास, इसकी छतरी स्थित है। संत रैदास है, रविदास है या रायदास? वहां पर रायदास मिला था ऑप्शन में, रैदास दिया नहीं था। कि भाई कुंभ श्याम मंदिर जिसे मीरा मंदिर कहते हैं, इसके पास किसकी छतरी स्थित है? रैदास की छतरी। तो देखो एक तो मीरा मंदिर स्थित है, रैदास की छतरी स्थित है। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि श्रृंगार करने गई थी तो श्रृंगार चौरी स्थित है। क्या स्थित है? श्रृंगार चौरी। चित्तौड़ के दुर्ग में कितने बार श्रृंगार किया?
7 और 20 यानी कि 27 देवरी है। क्या है? 27 देवरी है इसके अंदर। और इसी में ना भामाशा की हवेली, भामाशा ने क्या दिया था? भामाशा की हवेली स्थित है। 9 लखा हार दिया ना, तो दो चीजें 9 लखा के नाम पर। एक तो 9 लखा कोठा है यहाँ पर, या फिर कह सकते हो कि 9 लखा भंडार है चित्तौड़ के किले में, और एक 9 लखा बुर्ज है। एक तो 9 लखा भंडार है और एक 9 लखा बुर्ज। दोनों चीजें इसमें 9 लखा के संदर्भ में बुर्ज और भंडार ही ध्यान रखना है इसमें से, और इसकी डिटेल बताएंगे अभी आपको। उसके अलावा ना या तैयार होकर बाहर आते क्या कहता है? अद्भुत तो अद्भुत जी का मंदिर है, नौगंजा पीर की दरगाह है, और चल फिर शाह की दरगाह है। किसकी दरगाह है रे? चल फिर शाह की दरगाह। और तैयार हुई थी तो आला काबरा की हवेली में, आला काबरा की हवेली भी इसी दुर्ग में स्थित है आपके। ये तो कुछ इमारतें इस दुर्ग की थी आपके। दुर्ग की इमारतों से पहले तुम ये बताओ कि दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया था? 7वीं सदी में करवाया था, लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अनुसार किसने? तुम यार बोलते रहो। देखो एक बात बताऊं, पढ़ने में हमेशा एक चीज का ध्यान रखा करो, खुद के साथ ईमानदार रहो। सही बात तो ये है ना कि मास्टर हो चाहे कोई घर वाले हो, कोई भी हो ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना ना। आप लोग मैच्योर और नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, नौकरी आप लोगों को चाहिए, तो खुद बोलना शुरू करो आपने। ठीक है? कई लोग तुम तो वो हरकतें कर रहे हो जो पहले नहीं होता था, कि वो पड़ोसी को दिखा दिखा के स्पीड से जोर जोर से और पढ़ते थे कि यार मैं पढ़ रहा हूँ ना, पड़ोसी छत पे घूम रहे और तेजी से पढ़ते थे कि हम पढ़ रहे हैं। वो है कि आप लोग ना जब मैं देखूँ तो बोलते हो, बाकी तो शांति बैठे रहते हो। शांत नहीं बैठना, बोलना है। हाँ समझ नहीं आया तो आप बता सकते हो ना, सीधा मुंह पे बोलो रे समझ नहीं आ रहा, कोई और देखेंगे तरीका समझाने का। सबसे पहले तो निर्माण किसने करवाया, कब करवाया था? 7वीं सदी में। लेकिन कुमारपाल प्रबंध के अनुसार ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? कौन सी पर? चित्रकूट की पहाड़ी पर। किस पठार पर? मेसा के। कितने प्रवेश द्वार है और इसका मार्ग कैसा है? 7 में पहला प्रवेश द्वार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। जो नए आए हुए ऐसे दोबारा बता दो उनको कि पांडव थे, सबसे पहले भैरव की पूजा करते, गणेश की करते, हनुमान की करते, और जोड़ले भाई लक्ष्मण और राम की करते। बस ऐसे ध्यान रखो। इसके बाद ना इसमें कौन कौन सी इमारतें, ये प्रश्न पूछता है अपने से। जैसे इमारतों में पूछता है भाई मंदिर कौन कौन से हैं या मस्जिद कौन कौन सी, अपन तो डायरेक्ट इमारत ही लिख लेंगे इसकी। मैंने आपको बताया था सबसे पहले तो मीरा मंदिर स्थित है। कौन सा? और मीरा मंदिर को क्या कहते हैं? कुंभ श्याम मंदिर, इसी में स्थित है आपके। दूसरा मैंने बताया था मीरा अपने आप को क्या मानती थी? कालका माता का मंदिर स्थित है। और इसकी तुलना रैदास किससे करता? तुलना करता था, इसलिए तुलजा भवानी। कौन सा मंदिर है? तुलजा भवानी मंदिर स्थित है इसी में। मैं आपको बताया था कि ये तैयार होने के लिए श्रृंगार कर रही थी। क्या स्थित है? श्रृंगार चौरी एक जैन मंदिर है, एक 27 देवरी जैन मंदिर है यहीं पर। अद्भुत जी का मंदिर है। इसी दुर्ग में स्थित है। एक ना आप अपनी तरफ से ध्यान रखो, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर। कुकड़ेश्वर, हाँ एक तो मंदिर है कुकड़ेश्वर और एक तालाब है यहाँ पर। नॉर्मल मंदिर ध्यान रखना है, तालाब वाला पूछे नहीं पूछे अपने से कि कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिरों से प्रश्न पूछता है ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कल्चर का फिक्स है ना, लोग मंदिरों को रटते हैं, मस्जिदों को रटते हैं। इनसे जब भी प्रश्न पूछेगा ना, तो वो प्रश्न पूछेगा आप लोगों से जो लेटेस्ट में 5-6 महीने में कोई, या तो करंट में उसमें कोई काम चलाया हो सरकार के द्वारा, कोई उसके लिए बजट दिया गया हो, या फिर विशेष कोई घटना घटित हो गई हो, वो मंदिर अधिकतर, मतलब 90% चांस होते हैं कि मंदिर वही पूछे जाते हैं, मस्जिद वही पूछी जाती है जिसमें कोई घटना घटित हो। तो मंदिर मस्जिद बहुत सारे हैं। कई बार एक नए मंदिर आ जाते हैं ना, अभी पूछे गए 2 एग्जामों में 2 मंदिर नए पूछे गए ना, अब दोनों को उठा के देख लेना ना, कहीं ना कहीं पक्का उसके बारे में या तो कोई बजट या पैसे वैसे देने की बात कही है सरकार ने, या फिर वहाँ कोई घटना घटित हुई है, वही पूछे जाते हैं। तो और मंदिर मस्जिद है भी बहुत बहुत ज्यादा, रटने की जरूरत है नहीं इनको आपके। और रटबगु तो थन रटबग जरता है कौन, कि अभी याद करवा दिया, रटने क्या जरते याद ही हो गए तो रटने क्या जरता है आप लोगों को, भाई रटते रहेंगे चीजों को। ये तो ये हो गए आपके एक संत रैदास की छतरी।
अन्य चीज पूछे तो देखो, रैदास की छतरी, बामासा की हवेली, आला काबरा की हवेली, और एक नौगंजा पीर। नौगंजा पीर की दरगाह है और चल फिर शाह की दरगाह है। ये इसमें स्थित है आपके इमारतें। और तालाबों में जैसे ना पद्मनी तालाब है। तालाबों में पूछे तो एक तो पद्मनी तालाब यहाँ है, एक रत्नेश्वर तालाब है यहाँ पर, एक कुकड़ेश्वर तालाब है, और एक यहाँ तालाबों के अलावा कुंड है जिसे जौहर कुंड कहते हैं। इसी चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है जौहर कुंड। और दूसरा चित्तौड़ का किला है, इसी में रत्नेश्वर तालाब। एक कुकड़ेश्वर तालाब है। एक इसी में ना वो बताते पद्मानी तालाब आपके। अबे महल भी है ना और तालाब भी है। और महल पूछे तो देखो, फतेह प्रकाश महल, एक संग्रहालय है वर्तमान में ये, फतेह प्रकाश संग्रहालय इसी में स्थित है आपके। पद्मनी महल, गोरा बादल के महल। ये तो वैसे भी अब बाद में याद हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं ना। वो मेन चीज है कि मंदिर वगैरह याद हो जाए अपने को। एक इसी में विजय स्तंभ। एक है ना जैन कीर्ति स्तंभ। ये तो इसकी इमारतें हैं आपके, जो चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित है। कुछ जलाशय हैं और एक दो आपके जैसे ये कह सकते हो दरगाह और मस्जिद स्थित हैं आपके। दरगाह स्थित है एक तो नौगंजा पीर के, और एक चल फिर साह की दरगाह। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है क्या आप लोगों को? चित्तौड़ का दुर्ग किस पहाड़ी पर बना हुआ है? चित्रकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए तो इसको चित्रकूट दुर्ग कहते हैं। किस दुर्ग के नाम से जानते हैं? ये दुर्ग है ना, एक गुजरात और एक मालवा, दो जगह बहुत फेमस रही थी, और मेवाड़ के लिए ये मतलब इसको दुर्भाग्य भी कह सकते हैं। क्योंकि मेवाड़ पर जो आक्रमण हुए ना, उसका कारण ये था कि ये दुर्ग यानी चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुए, उसका कारण ये था कि मालवा और जो गुजरात है ना, उसके मुख्य मार्ग पर स्थित था। और यहाँ मुस्लिम जो शासक थे ना, गुजरात के रास्ते गुजरात जाते थे या फिर मालवा जाते थे, दो टारगेट हुआ करते। क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हो देखो, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा आक्रमण हुए हैं यहाँ पर। और ये ना मुस्लिम शासक ना पहले जानते ही नहीं थे कि नीचे भी कुछ है। सही बात है ये, इनको नहीं पता था ना कि भाई, ये सोचते रहे यहीं तक है सब कुछ। जैसे भारत की बात करें ना अपन, तो भारत में राजस्थान से आगे दिल्ली तक जाते ना, उसके आगे जाते ही नहीं थे। ना तो ये पूर्व में जाते थे ना दक्षिण में जाते थे। पहली बार आपने सुना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा व्यक्ति था जिसने दक्षिण अभियान पहली बार भेजा था, पहला शासक था सल्तनत का। और उसने भी अपना 1,000 दिनारी मलिक कपूर भेजा था। वो ऐसा ना मतलब टंट टाइप का आदमी, वैसे तो तेज तर्रार बहुत था वो, लेकिन जैसे ही पहुंचा ना वो गोलकुंडा के खानों से, वो सबसे पहले तो पहुंचा वो अभी जो एक तेलंगाना, और तेलंगाना के शासक को हराकर उसने वो एक हीरा आया मिला वहां से आपके, जिसको बोलते हैं वो कौन सा हीरा जिसके है, कोहिनूर हीरा, वो लेके आया था वहां से। और वहां से थोड़ा सा आगे चला ना कि उसको समुद्र दिखा, पानी पानी था। तुरंत कॉल लगाया उसको अलाउद्दीन खिलजी को, बोले रहा अपन ने पूरी दुनिया को जीत लिया है, कुछ आगे है ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा इधर। सही बात है ये, मलिक कपूर गए ना आगे, मलिक कपूर को कुछ नहीं दिखा, समुद्र है तो समुद्र ही दिखेगा। भाई मलिक कपूर ये क्या थे, जैसे मुस्लिम शासक आए तो दिल्ली तक रहे, दिल्ली से आगे गए नहीं ना ये। अब दिल्ली से आगे गए तो लास्ट ये कह दो कि भाई 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चले गए होंगे, उससे आगे नहीं जाते, मतलब दक्षिण की तरफ नहीं गए, कहने का मतलब है ये उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में ज्यादा रहे थे। ये पहली बार मलिक कपूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान वो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा। अब मलिक कपूर गया तेलंगाना वाले शासक को हराया और वो कोहिनूर हीरा ले लिया। और उसके बाद थोड़ा सा आगे चला तो समुद्र, आगे है ही नहीं कुछ। वो कह रहा अपन ने जीत लिया पूरे उसको। अब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ बैठा दिल्ली, वो लोगों से कह रहे मैंने पूरी दुनिया को जीत लिया। एक वो सिकंदर था जिसने जीता है, दूसरा मैं हूँ जिसने पूरी दुनिया को जीता है। इसके कारण तो उसने खुद को विश्व विजेता कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा वो कहता है कि वो एक दूसरा कोई सिकंदर हुआ तो मैं हुआ हूँ, उसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने।
तो ये पहली बार जाने वाले यही व्यक्ति थे, नहीं जाते नहीं थे वहां, लगभग यही रहते। उनको मालवा से मतलब था और गुजरात से मतलब था, और गुजरात और मालवा जाने वाले रास्ते में जो भी आता ना वो सो जाता था, ये फिक्स था। तुम लोग भी सोते क्यों हो रहे? ये गुजरात और मालवा का नाम आते ना, सो रहे हो सब के सब, एक एक करके ना नींद सभी ले रहे हैं, तो नींद नहीं ले जो नींद ले रहे हो, क्या तक की चीज आई करे दिमाग में। हाँ भाई बताओ। रचिया था, मेरे को पता था, तो पूछेगा बता दूंगा, 2 मिनट रुक। ठीक, मैं सोच रहा यार कोई बोल नहीं रहा रे, कुमार पाल प्रबंध क्यों नहीं बोले। इसका बताता हूँ, अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम दे, ठीक है। आ जाता है तो नहीं, देखना पड़ेगा, तो मेरे माइंड से स्लिप हो रखा है। और बता, इसके अलावा कोई डाउट? नहीं, कुमार पाल प्रबंध ही चाहिए ना, तो जाने जाने से पहले बता दूंगा तेरे को। और जरूरी ना तो तू कदे ना दो खड़ो हो जाए, कल बता देंगे, ठीक है। एक तो क्या, कई बार माइंड से स्लिप हो जाए ना, वो है कि अभी आ ही नहीं रहा दिमाग में आपके। तो एक तो ये चित्तौड़ का किला, इसकी इमारतें हो गई रहा आपकी, इमारतों के अलावा जलाशय हो गए। इसमें इमारतों में जैसे अपन 2-3 इमारतों की डिटेलें पूछ लेते हैं, वो डिटेल तो अपन बाद में पढ़ेंगे। जैसे विजय स्तंभ स्थित है, श्रृंगार चौरी स्थित है, एक श्रृंगार चौरी है ना जैन मंदिर है, सतबीस देवरी भी एक जैन मंदिर है। इसमें से श्रृंगार चौरी का जो निर्माण करवाया था वो कुंभा का एक दरबारी था वेल का, जिसको वेलाक भी कहते हैं। वो कुंभा के मंत्री वेलाक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये सेकंड गियर के 18 वाले प्रश्न वो पेपर में पूछा था, श्रृंगार चौरी का निर्माण किसने। श्रृंगार चौरी वैसे था तो जैन मंदिर, लेकिन इसमें एक कुंभा की पुत्री थी रामाबाई, जिसे वागीश्वरी बहुमान कहते हैं। उस कुंभा की पुत्री रामाबाई का विवाह किया था कुंभा ने इसी के अंदर आपके। और इधर से ना ये सतबीस देवरी भी एक जैन मंदिर है। यहाँ तुलजा भवानी मंदिर है, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। एक आपको बताया नौलखा भंडार है इसी में, उस नौलखा भंडार का निर्माण भी आपके जब बनवीर ने करवाया था। नौलखा जो भंडार है ना, इस नौलखा भंडार के बारे में ये कहते हैं कि ये कोई ना लघु दुर्ग था, इसमें स्थित कोई लघु दुर्ग है जिसे बनवीर की दीवार कहते हैं। लेकिन बनवीर का ये कार्य अधूरा रह गया, इसी को कहते हैं बनवीर की दीवार। अपने से पूछ ले कि बनवीर की दीवार कहाँ स्थित है, तो नौलखा भंडार को बनवीर की दीवार कहते हैं। एक इसी में ना नौलखा बुर्ज है। अब नौलखा के नाम पे बहुत सारी चीजें, वैसे आपको क्लियर कर देंगे सारी चीजों को। एक नौलखा दरवाजा पूछे किसका है, तो रणथंभौर दुर्ग का है। नौलखा बुर्ज किस में है, तो चित्तौड़ के किले में स्थित है। ये पूछे दोनों के दोनों प्रश्न पूछे हुए। नौलखा भंडार पूछे तो ये भी आपके चित्तौड़ के किले में स्थित है। और चित्तौड़ के किले में कोई लघु दुर्ग का निर्माण करवा रहा था बनवीर, लेकिन वो कहते हैं उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई, कंप्लीट होने से पहले इसको किसी ने पूर्ण करवाया ही नहीं। इसके कारण इसको बनवीर की दीवार भी कह देते हैं, नौलखा भंडार भी कह देते हैं, नौलखा मकान या नौलखा कोठा भी इसको नाम दे देते हैं। किस दुर्ग में स्थित है, तो चित्तौड़ के किले में आपके। एक इसी दुर्ग के अंदर ना इसने तो ये करवा दिया था। इसके अलावा ये जो विजय स्तंभ है, इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, या मालवा विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर का युद्ध लड़ा 1437 में, 1440 में निर्माण कार्य करवाया इसका विजय स्तंभ का। कुंभा विष्णु का भक्त था, वीणा बजाता था। विष्णु भक्त होने के कारण इसको विष्णु को समर्पित किया कुंभा ने। और इसका व्यापार, इसका जो निर्माण करवाया ना, एक जैन कवि हुआ करते थे, जैन संत हुआ करते थे, बगेरवाल जीजा। वो जैन कवि ये को बगेरवाल जीजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था आपके। इनकी थोड़ी सी डिटेल अभी रुक के और बता देंगे आपको। ये आदिनाथ को समर्पित है ना, ये विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहते हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। इसमें 9 मंजिला है, जिसमें से 9वीं मंजिल के ऊपर ना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है। 8वीं मंजिल है ना, जिसके ऊपर कोई मूर्ति नहीं है, खाली है बिल्कुल। और कहते हैं ना कि 5वीं मंजिल के ऊपर इसके वास्तुकार थे जैता, नापा, पोमा और पूंजा, जिनमें से जैता की मूर्ति लगी हुई है। और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि इसकी तीसरी जो मंजिल है ना, तीसरी मंजिल पर अल्लाह कोई 9 बार लिखा हुआ है, ऐसा कहा जाता है विजय स्तंभ पर। वैसे ये मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, और भारत की पहली, भारत की नहीं कहेंगे, राजस्थान की पहली इमारत थी जिसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। 15 अगस्त 1949 को कोई 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की पहली इमारत ये विजय स्तंभ था। अपन स्तंभ जब इमारतें पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इसको, और जो कुंभा पढ़ेंगे तो वहाँ और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा। अभी तो इतना ध्यान रखें कि भाई विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़ के किले में आपके। यहाँ तक बताओ कोई समस्या है क्या? चित्तौड़ दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग कहते हैं क्योंकि उस चित्रकूट की पहाड़ी पर बना हुआ है। दूसरा ना, इसी दुर्ग को दुर्गाधिराज कहते हैं। इसी को कहते हैं ना वो किलों का सिरमौर, किलों का सिरमौर कहते हैं, दुर्गाधिराज कहते हैं।
मालवा के प्रवेश द्वार पर बना हुआ था, मतलब मालवा जाने वाले मार्ग पर बना हुआ था और गुजरात जाने वाले मार्ग पर बना हुआ है। राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में बना हुआ एक महत्वपूर्ण दुर्ग है आपके, इसके कारण इसको दक्षिण और मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं। दक्षिण का प्रवेश द्वार या मालवा का प्रवेश द्वार इसी चित्तौड़ के किले को कहते हैं। राजस्थान का गौरव इसको इसलिए कह देते हैं, लिख देती हैं किताबें, क्योंकि चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव कहते हैं आपके। चित्तौड़ है इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं, इसलिए राजस्थान का गौरव लिख देती हैं किताबें इसको। सामान्य अपने को इसके उपनामों में दुर्गाधिराज ध्यान रखना है। चित्रकूट दुर्ग इसी को कहते हैं। इसी दुर्ग के बारे में कहते हैं कि ये किलों का सिरमौर है, जबकि एक आता है जागीरी किलों का, तो जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं कुचामन के किले को। किलों का सिरमौर तो चित्तौड़ को कहते हैं, और आपके जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन के किले को कहते हैं, जो नागौर में स्थित है आपके। और दक्षिण का प्रवेश द्वार या मालवा का प्रवेश द्वार भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। इसे ना वीरों का कहते हैं दुर्ग भी कहा जाता है। वीरों का तीर्थ कह दो या वीरों का दुर्ग पूछ ले किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़ के किले को कहते हैं वीरों का तीर्थ आपके। ये तो दोबारा भी रिपीट हो जाएंगे, कड़े से मुर्गा की तरह मत देखो ना तुम लोग, हो जाएंगे रिपीट, को बड़ी चीज नहीं। तुम लोग तो इतना बताओ, इमारतें दिमाग में पड़ी क्या तुम्हारे की? हाँ भाई इमारतें कौन कौन सी हैं? अरे वही क्या थोड़े बहुत इमारतें? अरे सोनो कौन गए यहाँ, तेरे को सभी आवश्यकताओं की पूर्ति ना करनी भाई। यहाँ क्या है कि 99 रुपए में एसी दे रहे हैं आप लोगों को, आप बेड थोड़ी लगवाएंगे। आगे बेड वेड लगवाए, बिस्तर भी लगवाए, इधर की सब उधर अपनी पार पढ़ नहीं रही, कमरे पे पढ़ने के लिए जाते हैं और कोचिंग में सोने के लिए आते हैं। ऐसा तो संभव नहीं है, आप लोग साग जागते रहे, फुल नींद लेते हो आप लोग वैसे। अभी तो नींद खुलते ही एसी की ओर देख रहा था कि थोड़ी गर्मी हो रही है रे यार, कैसे ठंडी नहीं कर रहा। हाँ, देखो ऐसा है इसमें है चित्तौड़ के किले को, कोई बात नहीं बता देंगे। मैंने चित्तौड़ में कुछ बताया ही नहीं आपको अभी, मैं 4-5 चीजें बताई। चित्तौड़ का दुर्ग बनवाया किसने, कौन सी पहाड़ी पर है, कौन से पठार पर स्थित है, इसके उपनाम पे बात की, इसके प्रवेश द्वार कौन कौन से, इसमें इमारतें कौन कौन सी बनी हुई हैं, और ये मेन चीजें यही होती हैं। इसके अलावा बस साक्ष्य बचे हुए हैं कि इसमें कितने हुए। पहला तो मैंने आपको बताया कि भाई चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण तो वो 7वीं सदी में और चित्रांगद मौर्य ने करवाया, लेकिन कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार इसका जो निर्माण करवाया गया था वो चित्रांग मौर्य के द्वारा करवाया गया। और इसी को पूछे कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो चित्रकूट की पहाड़ी पर। पठार कौन सा है, मेसा का। आकृति कैसी है, तो मछली, वो भी बड़ी वाली, मतलब वेल, ठीक है ना, वेल मछली के समान इसकी आकृति। उपनामों में इसको किलों का सिरमौर कहते हैं, इसे दुर्गाधिराज कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको। इसी को इन्हें चित्रकूट दुर्ग के नाम से जानते हैं। इसमें 7 प्रवेश द्वार है। पहला पांडन पोल है, दूसरा भैरव पोल है, तीसरा गणेश पोल, चौथा हनुमान पोल, पांचवा जोड़ला पोल, छठा लक्ष्मण पोल और 7वां राम पोल आपके। इसमें अगर इमारतें पूछे तो देखो, ये को मीरा का मंदिर स्थित है, कुंभश्याम मंदिर है, तुलजा भवानी मंदिर है, सतविश देवरी मंदिर है, कालका माता का मंदिर है, श्रृंगार चौरी इसमें स्थित है। इसमें एक अद्भुत जी का मंदिर है और कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। अब तालाबों की बात करें ना, तो तालाबों में आता है रत्नेश्वर तालाब आ जाता है, पद्मनी तालाब आ जाता है, कुकड़ेश्वर तालाब इसके अंदर आ जाता है। एक जौहर कुंड भी बना हुआ है, देखो तालाब नहीं ना, सामान्य कुंड है जिसको जौहर कुंड कहते हैं, जो वो सभी दुर्गों में होता था। जौहर कुंड सब में होता था, लेकिन फेमस जौहर कुंड है ना वो चित्तौड़ के दुर्ग में। और चित्तौड़ के दुर्ग में ना जौहर मेला भी लगता है, चैत्र महीने की कृष्णा पक्ष की एकादशी के दिन जौहर मेला चित्तौड़ के किले में लगता है, क्योंकि ये चित्तौड़ का किला है, वो सबसे बड़े जौहर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा जौहर या सबसे बड़ा साका हुआ तो इतिहास का वो चित्तौड़ के किले में हुआ, भी बात करेंगे उसके ऊपर अपन। इसके लिए ये प्रसिद्ध है चित्तौड़ का किला। इसमें अन्य छतरी पूछे, जैसे हवेली पूछे तो देखो भामाशाह की हवेली है और आला काबरा की हवेली है, रणमल की हवेली है। इसमें एक्स्ट्रा पूछे तो आपके रणमल की हवेली भी इसमें स्थित है। इधर से गोरा बादल के महल स्थित है, पद्मनी के महल स्थित है, फतेह प्रकाश महल है जिसको फतेह प्रकाश संग्रहालय में बदल दिया गया है, वर्तमान में चित्तौड़ के किले में स्थित है आपके। एक छतरी पूछे तो संत रैदास या रविदास की छतरी है, इसी में ना गोरा बादल की छतरी भी बनी हुई है, इसी में आपके बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है, इसी में रणमल की छतरी बनी हुई है, कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है, फत्ता सिसोदिया की। कहाँ कहाँ बनी है ये मैं आपको याद करवा दूंगा, थोड़ी देर टाइम दो बस, ये आप आराम से बता पाओगे कि ये छतरी यहाँ स्थित है। लोकेशन सबको देंगे आपको कि भाई यहाँ यहाँ स्थित है, जाना चाहो तो देख के आओ आराम से। लेकिन उससे पहले आप इतना ध्यान रखो कि यहाँ 9 लखा भंडार है और 9 लखा बुर्ज है। 9 लखा भंडार है, इसको बनवीर की दीवार भी कहते हैं। 9 लखा भंडार एक लघु दुर्ग बनवा रहा था बनवीर इसमें, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको 9 लखा कोठा या 9 लखा मकान भी कहते हैं, 9 लखा भंडार भी कहते हैं।
और एक नौलख का बुर्ज है इसमें, और नौलख का द्वार पूछे तो वो रणथंभौर का है आपके। नौलख का बावड़ी पूछे तो वो आपके डूंगरपुर में पिरमल दे के द्वारा बनवाई गई थी, वो आपको बता देंगे तसल्ली से। एक आता है ना साका, वापस चलते हैं ना अपन चित्तौड़ पे। यही चित्तौड़ का किला, इसमें 3 साके हुए थे। पहला साका हुआ ना 1303 में, रतन सिंह ने केसरिया किया था और पद्मनी ने जौहर किया। और दूसरा साका हुआ ना 1535 में, और तीसरा साका हुआ ना वो 1568 में। देखो मैं आपको एक बात बताऊं ना, 34, 35, 67, 68 युद्ध कह सकते हो, साका तो हमेशा सबसे अंत में होता था। और साका कहते किसको है, देखो साका होता है ना जौहर और केसरिया, पहले तो केसरिया और जौहर। वैसे मैं आपको बताऊं जौहर पहले होता था, केसरिया बाद में होता, ठीक है। जौहर पहले होता था, केसरिया बाद में होता। अपन कहेंगे जहां जौहर और केसरिया दोनों, एक तो क्या होता था, राजपूत शासक थे। अब इन राजपूत शासकों की स्थिति ये रहती थी कि भाई जब सामने वाले को पता लगता कि सामने वाले के पास 50,000 सैनिक, अपने पास 5 सैनिक है, सीधी सी बात है, मुर्गा अपन ही बनेंगे, सबको पता है। पहले के लोगों को तो अच्छे से पता होता था। वो कहते लेकिन ऐसे लोग नहीं थे अपने वाले, पहले के लोग थोड़े से ऐसे होते थे, वो डट कर मुकाबला करते थे, जूते नहीं उठाते थे। आज वाले तो अपने खोले जूते गोली, अपने को मतलब नहीं रहा, पहले अपने अपनी सुरक्षा करें, अपन कल देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको, ये और कह के जाते बाद में देख लेंगे ना, आज तो इसने ऐसा कर दिया अपने साथ। पहले ऐसा कोई होता नहीं था, पहले ये होता था ना कि अभी करेंगे जो भी होगा, मरेंगे तो इसी के साथ लड़ते हुए मरेंगे। लेकिन ऐसे नहीं मरेंगे अपन, मरेंगे तो कम से कम 10-20 तो इसके लेके मरेंगे। जब राजपूत पुरुषों को ये कन्फर्म होता था कि सामने वाले के साथ युद्ध करेंगे और इसमें अपने ये को वीर गति को प्राप्त होंगे, तो वो क्या करते, केसरिया रंग की पगड़ी, केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर तो हमेशा यहाँ राजस्थान वाले जाते थे लड़ने के लिए, केसरिया रंग की पगड़ी रहती थी। लेकिन कहते इस चीज को है कि भाई युद्ध लड़ने केसरिया रंग की पगड़ी पहन के जाते। जाने से पहले ना वो अपनी पत्नी और जो भी महिलाएं थे उनसे कहते कि तुम हमारे सामने ही ना अग्नि में प्रवेश कर जाओ, भरोसा नहीं पिछले वाला का, अगला जो है उसका कोई भरोसा नहीं, यही होता था फिक्स सा। तो वो क्या करते थे, उनकी जो पत्नियां थी ना, वो सप्त श्रृंगार के साथ अग्नि में प्रवेश करती थी, उसके बाद वो युद्ध लड़ने के लिए जाती थी। जो महिलाएं सप्त श्रृंगार के साथ अग्नि में प्रवेश करके जान देती उसको जौहर कहते थे। पुरुष केसरिया रंग की पगड़ी पहन करना युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त होते, इसे केसरिया कहते थे। और जहां दोनों घटनाएं घटित होती वो साका कहलाता, एक घटना घटित होती थी वो अर्ध साका कहलाता था। क्या कहलाता था, अर्ध साका। अर्ध साका किसे कहते, अर्ध साका है। अब तुम खुद साका करने में व्यस्त हो, कैसे पार पड़े न थारी है। मैं बता रहा हूँ साका है कि नहीं, आप देख रहे हो कपड़े ठीक है कि नहीं है, ऐसे थोड़ी ना पार पड़ती है। एक तो तुम लोग ना जब अपने घर से निकलो तो पहले इस चीज को ना देख लिया करो, घर वालों को बुलाया करो, सब करो, तुम आओ और बताओ मैं ठीक दिखूं कि ना दिखूं। हाँ, घर वाले बता देंगे, और नहीं तो पहला तो खुद ही बता सकते हो कि आप ठीक देखते हो कि नहीं देखते हो। कपड़ा लत्ता नहीं है, बाहर आके देखा ही मत करो भाई, आगे तो अब उसमें कोई समाधान नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि एक बात बताओ, किसी का मान लो शर्ट फटा हुआ आ गया, वो उसको बार बार देखेगा, अरे कहेगा देखना रहा, अभी तू देखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़े और नहीं देखेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, तो इससे अच्छा तो उसको देखो ही मत। तो आप लोग ना श्रृंगार की सामग्री को अपने घर ही छोड़ के आया करोगे तो पढ़ने आए हो, देखो फालतू की चीजों पर ध्यान दो ही मत, तो फिर पढ़ाई हो सकती है। ये जो साका जोर पढ़ेंगे, ये प्रमुख कहते हैं कि 3 साके हुए चित्तौड़ के दुर्ग में, एक 1303 में हुआ ना, एक 1535 में और एक 1568 में। 1303 में जो साका हुआ ना, इस 1303 के साका की घटना थी, उनको मत भूल जाना मंदिरों को, ठीक है। हाँ क्या भाई, यहाँ का ना एक शासक हुआ करता चित्तौड़ का, रतन सिंह, और इसके समकालीन को कहते हैं सिंगलदीप श्रीलंका वाला। सिंगलदीप का एक शासक हुआ करता जिसका नाम मित्रों को, इसकी पुत्री थी सिंगलदीप की राजकुमारी थी पद्मनी। अभी बताते, पद्मनी का ना एक वो तोता था हीरामन। हीरामन अभी तो गागरोन के अभ्यारण्य में मिलता है। और इसके एक दरबारी हुआ करता राघव चेतन। राघव चेतन के साथ साथ ना एक और आता इधर, अलाउद्दीन खिलजी शासक था। सिकंदर सानी सिकंदर देती है, दूसरा देती है सिकंदर,
यही था, ये तो इसके समकालीन शासक थे। और सिंगलदीप का शासक गंदर हुसैन कौन था? ये गंदर हुसैन की पुत्री थी। कहता तो ऐसे है कि ये जो राघव चेतन था ना, ये ब्राह्मण था। ये ब्राह्मण ऐसा था कि इसको पूछ कर ही सब कुछ करते थे, जो भी कार्य करते हैं इनका, ये कह दो कुल ब्राह्मण भी कह सकते हैं। वैसे इसको काला चेतन कहते हैं। तांत्रिक विद्या, इसको तंत्र विद्या बहुत अच्छे से आती थी। अभी रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। देखो मैं आपको बताऊं कि गुहिल वंश अपन पढ़ेंगे। गुहिल वंश में दो शाखाएं चलती हैं। गुहिल वंश के संस्थापक गुहादित्य थे, लेकिन आगे चलकर एक शासक रण सिंह आए, जिसके दो बेटों ने गुहिल वंश को दो भागों में बांट दिया। एक तो राणा शाखा और एक रावल शाखा। राणा शाखा एक कबीले में जीवन यापन करती थी, राणा हमीर तक। और रावल शाखा है वो जीवन, ये को राजा जैसा जीवन जीते, राजा रहते थे वो। तो वो रावल शाखा के आपके शासक आए, जैसे छेम सिंह आया, जैतर सिंह आया, सामंत सिंह, कुमार सिंह आए आपके। वो आपके पहले तो आते हैं ना सामंत सिंह और कुमार सिंह, उसके बाद आया जैतर सिंह, फिर तेज सिंह आया। अंतिम जो शासक आता है वो समर सिंह के बाद में ही रतन सिंह आता है, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह के समकालीन अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था उस समय, और राघव चेतन इसका दरबारी था। पद्मनी जो थी गंदर सेन की पुत्री थी, सिंगलदीप की राजकुमारी, मतलब श्रीलंका की। इसके पास एक तोता हीरामन। हीरामन तोते की विशेषता ऐसा कहते हैं कि ये तोता ओबू मनुष्य की तरह बोलता था। अभी गागरोन के अभ्यारण्य में, लेकिन पता नहीं गूंगा हो गया लोगों को देख करके, अब अपनी पार पड़े नहीं। दो तीन चीजों में सही भी किया इन्होंने। गूंगा होना ना लाजमी है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये तो ना पहले कबूतरों के माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते थे। अगर ये ना ये फोन फान नहीं चले ना, तो आज कबूतरों को आत्महत्या करनी पड़ती। हर एक सेकंड में ना मैसेज जाते कि इसको पहुंचा क्या, वो करता क्या बेचारे। तो वो जमाना ना जिसमें कबूतर, ये कह दो कि जानवरों के माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते थे, वो जानवर नहीं दिखते आज के दिन अगर होते तो इसने भी सही कह रहे यार, कहाँ तक बोलूंगा, तो गूंगा ही हो गया अपने, बस खुद है, बोलने चालने वाला कोई काम है नहीं। लेकिन पहले कहते हैं इस चीज को कि ये मनुष्य की तरह बोलता था हो वो। इसके बारे में कहते रतन सिंह का कोई नया नया अभ्यास आदि हुआ था उस समय, और उसी समय ये इसको पिंजरे में रखती थी। ये पिंजरे से बाहर आया ना तो भागता हुआ, दौड़ता हुआ, कहते उड़ता हुआ इधर आ गया दक्षिण राजस्थान में, और किसी शिकारी को मिल गया। शिकारी ने सोचा रे यार, तोते की विशेषता थी, एक बोलता है ये तो, राजा के पास लेके चलो, कोई जागीर दे दे तो हो सकता है लाइफ सेट हो जाए। राजा के पास लेके गया, और वो रतन सिंह था। रतन सिंह ने कहा ठीक है रे, इसको रख जा, देख लेते हैं हुनर क्या है इसका। उसने रख दिया, और जिस पिंजरे में ये था ना, उस पिंजरे को ऐसी जगह रखवाया ना दुर्ग में, जहां से सारी चीजें देख सकता था दुर्ग की, एक एक एक्टिविटी नोट करता था। मगरमच्छ नहीं बनना अपने को, सही है ना। देखो मैं आपको बताऊं, तुम इस चीज पे थोड़ा सा वो रखा, अगर तुम ऐसे बैठ जाते हो, इसको ऐसे रख के ऐसे, मगरमच्छी होते हैं ना ऐसे पड़े रहते हैं तालाब के किनारे, ऐसे देखते रहते हैं। ऐसा ना काम नहीं करना अपने को बिल्कुल ही। मगरमच्छ बनते बनते कब सो जाते हो, कोई नाग बन जाता है, तो तुम अपनी प्रवृत्तियां चेंज मत किया करो, समझ रहे हो। तुम्हारे अंदर ना सारे जानवरों की खूबियां किसी ना किसी में दिखती है ना, लेकिन तुमसे जानवर कह दे तो बड़ी परेशानी हो जाए। शेर भी, हाँ शेर कह दो, 3 स्टार लग जाते हैं कि अच्छा शेर कह दिया। घर वाले नहीं कहते अरे मेरा शेर है ये तो, अरे काका जानवर है शेर, क्यों छोरा जानवर बनाओ है भाई। वो तो, हाँ वो तो जो भी कह देते हैं, लेकिन कहते तो हैं ही। इधर से ना वो तोता रखा हुआ था, तोते का पिंजरा। अब रतन सिंह, आज भी होता ना ऐसे, पहले भी होता था। रतन सिंह अपनी पत्नी से कहता जी बुला जी, आपसे बढ़कर तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। उसकी पत्नी कहती रही आपसे बढ़कर भी मेरे को कोई दिखता ही नहीं है। अब हो गया यार ठीक है, इधर से ये तोता सुनता दोनों की बात। तोता कहता है कि तुम दोनों से बढ़कर तो बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं दिखता मेरे को, एक दूसरे को बांस पे चढ़ाते रहते हो। एक बार ने इसकी पत्नी कहीं गई, वो कहते पीछे से रतन सिंह से कह रहे यार रतन सिंह तू अपनी पत्नी को क्यों बांस पे चढ़ाता है, बेवकूफ बनाता है उसको। उसने कहा यार बांस पे नहीं चढ़ाता, मैं तो सही बताता हूँ। बोलो सही क्या बताता है भाई? बोलो सही ये है कि मेरी पत्नी सुंदर है। बोलो तेरे को ना अगर सुंदरता देखनी है तो मेरे पास हाथ चले एक बार, सिंगलदीप। बोलो भाई वहाँ क्या है? बोलो वहाँ सब कुछ है, मतलब पद्मनी है। तो इसने कहा यार पद्मनी के बारे में हो सकता है सुंदरता का व्याख्यान किया हो। तो ये चला गया इसके कहने पर, साधु के वेश में गया था। वहां जाने के बाद ना इसने पद्मनी को देखा, और पद्मनी को देख कर कहता है कि अब कुछ नहीं चाहिए और पद्मनी चाहिए। ऐसे तो बहुत शासक थे, वहां बदलने में पहले वाले टाइम नहीं लेते। जहांगीर नहीं कहता, जहांगीर रोता फिरता था मेरी अनारकली चली गई,
है। हाँ सही बात है। और ना दूसरी बार ना नूरजहां आई नहीं, असमत बेगम और ग्यास बेग, उसके बाद अगर नूरजहां को भूल गया, अभी असमत बेगम जो वो चाहिए, नूरजहां चाहिए मेरे को। भूल गया उस अनारकली को और असमत बेगम के पीछे हो गया। असमत बेगम क्यों कहेंगे, उसके मेहरुनिसा, उसको नूर महल की उपाधि दी उसने, मेहरुनिसा के पीछे हो गया कि अभी मेरे को बस मेहरुनिसा चाहिए। अकबर कह रहे यार इसके आगे तो हद्दी हो गई। तभी तो अकबर ने वो नीति अपनाई थी, जहां जाए और वो बेटे को आगे कर देगा, अपने वाला जहांगीर का विवाह करवा दो। राजस्थान वाले में देख लो, राजस्थान जब भी आया जिस शासक से मिला उसके बस हमेशा एक ही बात कहता था, यार अपने वाले जहांगीर का ब्याह शादी करवा देना। हमेशा कहता था इस चीज को, वो इसीलिए कहता था क्योंकि आपने सुना होगा कि अकबर ने अनारकली को कहते हैं वो दफना दिया था, चुनवा दिया था दीवार में। बाद में वो अनारकली को नहीं बोला ना कि वो दूसरा मेहरुनिसा आई, उसके बगैर अभी मेहरुनिसा चाहिए। अकबर कह रहे यार छोरे का आगे हद्दी हो गई इसके, तो बोले इसको तो इंतजाम मैं ही करता हूँ। तो वो हमेशा कहता है इस चीज को, जाता जाए विवाह करवाओ हमारे वाले जहांगीर का। तो यहाँ राजस्थान पढ़ेंगे, आप राजस्थान में पढ़ेंगे इस चीज को। ये गया ना, यहाँ कहता है कि पद्मनी चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। तो तक सोच रहे मेरे को तो पहले ही पता था, वहां से आए नहीं। बात तो ये ना कि चाहिए तो दूसरी बार जाके लिया, लेकिन आया ही नहीं, वहीं रह गया। अब तो लेके जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ समय बाद इसके पिता को पता चला कि भाई ऐसे ऐसे कोई आया हुआ है, तो इसको पूछा तो इसने सब कुछ बता दिया कि भाई मैं इसलिए आया, कोई मेरा गलत उद्देश्य नहीं था। तो उसको लगा यार जो एक तो 2-3 महीने भी अगर राज्य छोड़कर रह सकता है हमारी बेटी के लिए, तो बेटी को अच्छे से रखेगा। इसके साथ पद्मनी का विवाह कर दिया। अब पद्मनी को लेकर ना चित्तौड़ आया। उस समय कहते हैं पद्मनी की सुंदरता के व्याख्यान चित्तौड़ में थे, सुंदरता की चर्चाएं चित्तौड़ में थी। और पद्मनी के बारे में चर्चाएं करके गया ना मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। 1303 की घटना को 1540 में लिख के गया। और वो लिखता है इस चीज को कि पद्मनी ऐसी महिला थी जिसको जब पानी भी पीती थी ना तो उसके गले से दिखाई देता था। अब मैं तो ये कहता हूँ कोई पारदर्शी काम था शायद। जब सोचो कि वहां से पानी दिख रहा है तो सब कुछ ही तो दिखता होगा। भाई खाना खा रहे तो खाना भी दिखता होगा, समझ रहे हो ना। ये तो भाई मूर्खता वाली बात है ना। पर बाकी इतनी सी है कि भाई कहने का मतलब पद्मनी एक सुंदर महिला थी मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार। और इस पद्मनी को लेकर चित्तौड़ का प्रथम युद्ध होता है, और प्रथम युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के साथ। इसकी कारण मैंने आपको बताया कि पद्मनी को लेकर हुआ। इसके अलावा एक कारण थोड़ी देर पहले अपन ने बात की ना कि ये मालवा और गुजरात के मुख्य मार्ग पर है। इसके 3 कारण बताते, तीनों कारणों में से 2 कारण मैंने आपको बता दिया। अगले कारण पर अगली क्लास में बात करें।